हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्चना सिंह और आप देख रहे हैं द आर्टिकल मैप 395। एक ऐसा मिशन जहां हम अगले 30 दिनों में हर दिन 10 मिनट में संविधान के सबसे मुश्किल आर्टिकलों को ऐसे मैप करेंगे कि यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस और भी जितने भी एग्ज़ाम हैं जिसमें पॉलिटी आती है 2026 और आगे आने वाले एग्ज़ामों में कोई भी सवाल आपसे छूटेगा नहीं। अगर आप भी उस एसडीएम या डीएसपी की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं तो ये सीरीज़ आपकी आखिरी मंजिल है। आज के इस पार्ट में मैंने डे 3 में एक करंट अफेयर का तड़का भी लगाया है, मतलब कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से रिलेटेड जितने भी लेटेस्ट करंट अफेयर हैं जो कि 25-26 में थे वो भी इसमें ऐड किए हुए हैं। तो इसकी पीडीएफ के बारे में भी हम बात करेंगे आगे आने वाली वीडियोज़ में। डे 1 में हमने संविधान की आत्मा, प्रियम्बल और संघ राज क्षेत्र पार्ट 1 को समझा। डे 2 में हमने अपनी नागरिकता और मौलिक अधिकारों को जाना। आज है डे 3 और आज का हमारा मिशन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य को डिकोड करना। ये वो सेक्शन है जहाँ से सीधे सीधे आर्टिकल आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की, जो कि भाग 4 में संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत आता है। डीपीएसपी के परिचय और विशेषताओं की बात करते हैं तो ये आयरलैंड से लिया गया है। इसकी प्रकृति गैर न्यायोचित है, मतलब कि ये न्यायालय में लागू नहीं किए जा सकते। इनका जो लक्ष्य होता है वो है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व शासन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो कि कानून बनाते समय राज्यों को इनका पालन करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। तो ये प्री से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं और इसको मेन में भी आप इंक्लूड कर सकते हो। चलिए आगे बात करते हैं हम सामाजिक आर्थिक न्याय की नींव, मतलब कि अनुच्छेद जो 36 से 40 तक के बीच अनुच्छेद दिया गया है, इसमें सामाजिक आर्थिक और न्याय की नींव रखी जाएगी। अब अनुच्छेद 36 और 37 में क्या कहा गया है, राज्य की परिभाषा और शासन में इन तत्वों की आधारभूत भूमिका क्या होगी। अनुच्छेद 38 और 39 में सामाजिक आर्थिक न्याय संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करना बताया गया है। और अनुच्छेद 39A में मुक्त कानूनी सहायता जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में बात की गई है। आगे अनुच्छेद 40 की बात करते हैं तो इसमें ग्राम पंचायतों का गठन के बारे में बताया गया है। ये सारे आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है और जो मेरे शॉर्ट की सीरीज चल रही है उसमें मैं इन आर्टिकल्स और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनकी शॉर्ट ट्रिक लेके आई हूँ, ताकि उसे आप लेटे सुनेंगे या कैसे भी आप जब भी आपको टाइम मिले 1 मिनट का टाइम और आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगी। तो इसके लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रावधान, जिसमें जो प्रावधान किए गए हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जो प्रावधान इसमें किया गया है आर्टिकल 41, काम, शिक्षा और बुढ़ापे या बीमारी में सरकारी सहायता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 42, कार्य की मानवीय दशाएं और मातृत्व राहता, मतलब कि मैटरनिटी रिलीफ के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 43 और अनुच्छेद 43A, निर्वाह मजदूरी और उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी के बारे में बात की गई है। और आर्टिकल 45 में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 44 में एक देश एक कानून, जो कि समान नागरिक संहिता के बारे में बताया गया है। राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्रों में नागरिकों को समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। अब इसके बारे में करंट अफेयर महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर मैंने ऐड किया है। उत्तराखंड 2025 में समान नागरिक संहिता, मतलब कि यूसीसी पूर्णतः लागू करने वाला। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय नीति, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। इसका मतलब आप जो ये स्लाइड देख रहे हैं इसमें मैंने अनुच्छेदों को भी कैटेगराइज किया हुआ है कि गांधीवादी अनुच्छेद कौन से हैं, राष्ट्रीय शिक्षा अंतर्राष्ट्रीय नीति से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं। तो इसके हिसाब से भी आप इसे याद कर सकते हैं। तो आर्टिकल 46 कहता है अनुसूचित जाति, जनजाति और कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों का संरक्षण किया जाएगा। अनुच्छेद 47 कहता है पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार और शराबबंदी के बारे में बताता है। अनुच्छेद 48 और अनुच्छेद 48A वैज्ञानिक कृषि और पशुपालन, पर्यावरण तथा वन्य जीवों के संरक्षण के बारे में बात करता है। चलिए आगे बात करते हैं हम शासन व्यवस्था के अन्य महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में जब बात करेंगे तो उसमें आएगा अनुच्छेद 49, 50 और 51। अब ये क्या कहता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं।
आर्टिकल 49 कहता है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थान और वस्तुओं की सुरक्षा करना। आर्टिकल 50 कहता है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात करता है। अब हम आएंगे 2025-26 में डीपीएसपी से जुड़े नवीनतम घटनाक्रम के बारे में हम लोग बात करेंगे, मतलब कि कौन कौन से करंट अफेयर ऐसे हैं जो ऐड हुए हैं इस साल। सबसे पहले डिजिटल पंचायत, जो कि अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ऐड हुआ है। 100% पेपरलेस पंचायतों के लिए ई ग्राम स्वराज 2.0 कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। आर्टिकल 42, कई राज्यों में पेड मेंस्ट्रुएशन लीव, मासिक धर्म अवकाश की शुरुआत की गई है। मिशन लाइफ, ये आर्टिकल 48A के अंतर्गत पर्यावरण के लिए जीवन शैली परिवर्तन का वैश्विक नेतृत्व करता है। और निपुण भारत, जिसके बारे में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा आजकल, वो आर्टिकल 45 के अंतर्गत है, जहाँ 2026 तक सभी बच्चों में बुनियादी साक्षरता का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। अब बात करते हैं मौलिक कर्तव्य, जो कि भाग 4A में आता है। भाग 4 में आएगा डीपीएसपी, भाग 4A में आएगा मौलिक कर्तव्य, जो कि आर्टिकल 51A के अंतर्गत आता है। लिया गया है पूर्व सोवियत संघ से, समिति की सिफारिश पे लिया गया था। वो समिति से सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976। 42 संविधान संशोधन जब हुआ तो उसमें 1976 में 10 कर्तव्य जोड़े गए थे। जब समिति ने सिफारिश की तब ये कर्तव्य जोड़े गए। अब 86 का जब संविधान संशोधन हुआ तो 2002 में 11वां कर्तव्य यहाँ जोड़ा गया था। इसकी प्रकृति की बात करें तो ये गैर न्यायोचित है, मतलब कि कानून द्वारा दंड का प्रावधान होने पर ही दंडनीय होगा, वैसे ये दंडनीय नहीं माना जाएगा। अब हम 11 मौलिक कर्तव्यों की संपूर्ण सूची के बारे में बात करते हैं। वैसे तो एज इट इज़ ये एग्जाम में नहीं आता, बट पूछ लिया जाएगा आपको ऑप्शन देके इनमें से कौन सा हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो इसको मैंने दिया हुआ है सूची में, अगर आप इसे एक बार थोरोली पढ़ भी लेंगे तो भी आपको याद हो जाएगा। तो संवैधानिक मूल्यों का सम्मान, स्वतंत्रता आंदोलनों के आदर्श, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय सेवा। इसके अलावा हम बात करेंगे सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संरक्षण, वैज्ञानिक सोच, सार्वजनिक संपत्ति। इसके बारे में डिटेल भी नीचे दी गई है, आप इसे पढ़ सकते हैं, नहीं तो हम PDF में इसे ज़रूर प्रोवाइड करवा देंगे। इसके अलावा सामूहिक उत्कर्ष और शिक्षा का अवसर 11वां कर्तव्य। इससे रिलेटेड कई बार बहुत सारे फैक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो माता पिता का कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। अब हम बात करते हैं एग्जाम के सीक्रेट ट्रिक की। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच झगड़ा हो जाए तो कौन जीतेगा। तब याद रखिए मिनर्वा मिल्स केस 1980, कोर्ट ने कहा था संविधान इन दोनों के बीच के संतुलन पर टिका है, लेकिन अगर आर्टिकल 39B और 39C को लागू करना हो तो आर्टिकल 14 और 19 पर भारी पड़ सकता है। इसे गोल्डन बैलेंस भी कहा जाता है। एक और प्रो टिप की बात करती हूँ, जो कि बहुत कम लोग बताते हैं और बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में, कि क्या आप जानते हैं मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए कौन सी समिति बनी थी? जी हाँ, अक्सर लोग सिर्फ सरदार स्वर्ण सिंह समिति को जानते हैं, लेकिन कर्तव्यों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए वर्मा समिति 1999 बनी थी। एग्जाम में अगर स्वर्ण सिंह समिति ऑप्शन में ना हो तो वर्मा समिति को ही ढूंढें। तो आज के लिए बस इतना ही। होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर जाएं और प्लेलिस्ट चेक करें, बहुत सारी वीडियो ऐसी पड़ी हैं जो आपके काम की है। तो इसी तरह आगे और भी वीडियोज आती रहेंगी, यूपीजी के, एमपीजी के, GS 1 2 3 4 जो भी चीज़ें हैं वो सारी बैक टू बैक आती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।